पिछले कुछ दिनों से सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी फिर से चर्चा में है। आखिर क्या है ये सिंधु जल समझौता, समझाएंगे आपको इस पॉडकास्ट में। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू। अगर आप भौगोलिक रूप से सिंधु नदी जल तंत्र को देखें तो उसमें इंडस यानी सिंधु नदी के अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल हैं। इन सभी नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को अंग्रेजी में बेसिन कहते हैं। सिंधु नदी का इलाका करीब 11.25 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का 47% पाकिस्तान में, 39% भाग भारत में, 8% चीन में और 6% भाग अफगानिस्तान में है। वर्ष 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो बहुत से मुद्दों पर विवाद हुआ, जिनमें एक मुद्दा पानी का भी रहा। सिंधु बेसिन पर दोनों देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अपना अधिकार मान रहे थे। ऐसे में विवाद का निपटारा जरूरी हो गया। साल 1951 में अमेरिकी विशेषज्ञ और टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलिनथियल ने सिंधु नदी के बंटवारे पर एक लेख लिखा और इसे तकनीकी और व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी। विश्व बैंक के तत्कालीन प्रमुख ने भी इसे पढ़ा और भारत पाकिस्तान के प्रमुखों के कहने पर मध्यस्थता की हामी भरी और फिर कई दौर की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे कहते हैं सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गईं। संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ। समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है और पश्चिमी नदियां, जिनमें झेलम, चिनाब और सिंधु शामिल हैं, उनका पानी पाकिस्तान के लिए होगा। हालांकि समझौते के तहत इन नदियों के पानी का कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को भी दिया गया। इसके अलावा दोनों देश समझौते के तहत एक आयुक्त नियुक्त करते हैं और एक स्थायी जल आयोग गठित होता है जो इस संधि को सुचारू ढंग से बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इस आयोग की बैठक 1 वर्ष भारत में और 1 वर्ष पाकिस्तान में आयोजित की जाती है। लेकिन सवाल है कि जब समझौते में बिंदु साफ हैं, तो फिर आए दिन विवाद होता क्यों है? ध्येय IAS में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्यापक विवेक ओझा इसके पीछे का कारण बताते हैं। पाकिस्तान ने समय समय पर अपने तमाम प्रकार के विरोध और आपत्तियां दर्ज की, जिससे यह लगा कि इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाई है और उसको इफ़ेक्टिवली काम कराने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने समय समय पर जम्मू एंड कश्मीर में झेलम, चिनाब नदियों पर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके डिज़ाइन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की और इसके साथ साथ जो डैम्स वहां बनाए जा रहे हैं उसके स्टोरेज कैपेसिटी पर भी अपना क्वेश्चन मार्क लगाया और ये बोला कि बहुत ज़्यादा जल भंडारण करके भारत पाकिस्तान के तमाम क्षेत्रों को जलमग्न कर सकता है, उसे बाढ़ग्रस्त कर सकता है। और वहाँ के टेररिस्ट, पाकिस्तान के टेररिस्ट हाफिज सईद ने तो 2008 में भारत को वाटर टेररिज्म, जल आतंकवाद का दोषी तक बता दिया। अब ऐसे में भारत को चाहिए कि वह अपने अनयूटिलाइज्ड वाटर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे वो पाकिस्तान के ऊपर एक गहरा दबाव बना सकता है। समझौते के बाद भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र वाली नदियों पर कुछ परियोजनाएं शुरू की, जैसे सतलज पर भाखड़ा बांध बनाया, ब्यास नदी पर पोंग और पंडोह बांध और रावी नदी पर रणजीत सागर बांध या थीन बांध का निर्माण किया। इसके अलावा पानी का बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए ब्यास सतलज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधोपुर ब्यास लिंक जैसी परियोजनाएं भी शुरू की गई। बावजूद इसके भारत पूर्वी नदियों के जल का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। रावी नदी का करीब 2 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान की ओर प्रवाहित हो जाता है। आखिर भारत इस जल पर नियंत्रण कैसे कर सकता है और वर्तमान में भारत किन परियोजनाओं पर विचार कर रहा है? विवेक ओझा। उरी टेरर अटैक के बाद से भारत ने यह क्लियर कर दिया था कि कश्मीर में रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकता, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और भारत ने पानी को रोकने के लिए घोषणा भी करी
और ऐसी 3 परियोजनाओं पर बल देने की बात की जिससे कि वह सिंधु जल संधि के पानी को अधिक से अधिक उपयोग उसका सुनिश्चित कर सके। इसमें शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, पंजाब में जो सतलज व्यास लिंक है, और जम्मू एंड कश्मीर में ऊझ डैम प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक ये बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि कई अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों और रेड टेपिज्म के चलते इन परियोजनाओं में तेजी नहीं आ पाई है। पंजाब और जम्मू कश्मीर ने जिस शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट पर काम को रिज्यूम करने के लिए समझौता किया था वो भी कार्य रूप नहीं ले पाया है, और इसीलिए भारत ने माधोपुर से रावी नदी से जो पाकिस्तान की तरफ जल प्रवाहित होता है वहाँ से 2 मिलियन एकड़ फीट जल के प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया, और साथ ही रावी की जो सहायक नदी ऊझ है उस पर 781 मिलियन क्यूबिक मीटर भंडारण क्षमता विकसित करने की बात की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को दूसरे रावी व्यास लिंक पर व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने को भी कह दिया है। विवेक ओझा जिन परियोजनाओं की बात कर रहे थे उनके अतिरिक्त सिंधु नदी बेसिन से जुड़ी जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनमें 1000 मेगावाट का पाकलदुल डैम है, 850 मेगावाट का रतले डैम, 330 मेगावाट का किशनगंगा डैम, 120 मेगावाट का मियार और 48 मेगावाट का लोअर कालनाई डैम शामिल है। हालांकि भारत की इन परियोजनाओं पर पाकिस्तान ये कहकर आपत्ति उठाता रहा है कि ये सभी सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, लेकिन अब भारत सिंधु जल संधि से जुड़ी सभी नदियों के अधिकतम पानी का इस्तेमाल करना चाहता है। आपको बता दें कि सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में एक है। इसकी लंबाई करीब 3180 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसकी लंबाई का जिक्र लगभग 2800 किलोमीटर भी मिलता है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट है। इसके अलावा सतलज का उद्गम भी तिब्बत में राकसताल से होता है। बाकी चारों नदियां रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम भारत से ही निकलती हैं। पाकिस्तान में मिठानकोट से कुछ पहले इस पंचनद यानी 5 नदियों का जल सिंधु नदी में मिलता है और कराची के दक्षिण में एक बड़ा डेल्टा बनाते हुए ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। सभी पॉडकास्ट के PDF पॉडकास्ट पब्लिश होने के एक दिन बाद आप ध्येय IAS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।